हेलो दोस्तों, विधि लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अवनीश पराशर आप लोगों के समक्ष बीएनएसएस की क्लास को फिर से एक बार लेकर उपस्थित हो गया हूं और थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में अभी 9वीं और 10वीं की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आगे से वीडियो कंटिन्यू आएगी। तो आइए, देखिए गला भी बैठा हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को चैप्टर 5 मैंने पढ़ाया था। चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 35 से लेकर 62 तक का पूरा सेक्शन दिया गया है। इस चैप्टर में मैंने आपको पिछली वीडियो में सेक्शन 35 अरेस्ट विदाउट वारंट पूरा बता दिया था, जिसमें हमने 35(1) बताया था कि विदाउट वारंट किन किन परिस्थितियों में हम अरेस्ट कर सकते हैं। सब क्लॉज 2 में हमने बताया था नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में हम विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और फिर 3rd, 4th, 5th, 6th हमने बताया था 41A जो था कि थाने में या पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए उसको क्या जारी करना, नोटिस जारी करना कि आप प्रेजेंस हो कहाँ पे, पुलिस के सामने। और उसके बाद हमने एक सब क्लॉज सेक्शन 7 जो मैंने बताया था नया जुड़ा है, वो इन्फर्म व्यक्ति के लिए या 60 ईयर्स के अबव व्यक्ति के लिए जिसने कोई अपराध ऐसा अपराध किया हो जो 3 वर्ष से कम के कारावास से लेस देन 3 ईयर इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब प्रायर परमिशन ले ली गई हो डीएसपी की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला पुलिस उप अधीक्षक की अनुमति के बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 43 तक कंप्लीट कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 36 है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और कर्तव्य। पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार करता है उसके क्या कर्तव्य होंगे। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज, सीआरपीसी की धारा जो सेक्शन 41B थी वही है ये, सेम टू सेम। 41A हो गया था 35 में ही, हमने आपको बता दिया। अब 41B है ये 41B है। इसमें कहा गया है इस धारा में, केवल जो याद करने वाली बात है कि जो भी पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने जाएगा वो अपने नाम का स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन रखेगा कि मैं कौन हूँ, कौन सा पुलिस अधिकारी है, किस थाने से, ये सब चीज़ों का स्पष्ट उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान होनी चाहिए उस पुलिस ऑफिसर का। दूसरा, जब भी वो गिरफ्तारी करेगा तो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा, गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करेगा और इस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में एक साक्षी के द्वारा अनुप्रमाणित भी करा लेगा, अटेस्टेड एट लीस्ट 1 विटनेस। देखिए ये जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बना रहा है ना, इसमें कम से कम एक विटनेस के द्वारा उसको क्या करा लेना चाहिए, अटेस्ट करा लेना चाहिए कि देखो मैंने इसकी गिरफ्तारी की। वो कौन व्यक्ति होगा जिससे अटेस्ट कराएगा? फैमिली मेंबर हो सकता है, परिवार का कोई, कुटुंब का कोई सदस्य हो सकता है जो उसको अटेस्ट करेगा। गले में थोड़ा दर्द है, इसके लिए सॉरी। आज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आवाज़ में, गला काफ़ी बैठा हुआ है। तो आइए, दूसरा फैमिली मेंबर हो सकता है और दूसरा रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ लोकेलिटी। जिस, मान लो फैमिली मेंबर नहीं मिलता है अटेस्ट करने के लिए, तो जिस एरिया में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उस एरिया के किसी भी सम्मानित व्यक्ति से अटेस्ट करवा सकते हैं, अनुप्रमाणित करवा सकते हैं कि फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मान लीजिए कोई पड़ोसी सम्मानित व्यक्ति भी तैयार नहीं है, जो वास्तविकता जमीनी स्तर पे ही होता है ना कि भैया हम नहीं तैयार होंगे, आप ले जा रहे हो, हम नहीं, हम कल आएंगे वापस, हमसे लड़ेंगे। तो कोई अगल बगल के पड़ोसी या सम्मानित व्यक्ति भी अटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते या नहीं मिलते हैं मान लीजिए, तब ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार कर रहा होगा वो उस व्यक्ति को सूचना देगा कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को भी सूचना दो, चाहे अपने मित्र को दे सकते हो, बताओ किसको देना है, उसको सूचना दे दी जाए। तो ये पुलिस अधिकारी के कर्तव्य हुए। तो क्या कर्तव्य है पुलिस अधिकारी के? अपने नाम का क्लियर आइडेंटिफिकेशन रखना चाहिए कि वो कौन है। दूसरा, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेगा। तीसरा, वो नोटिस देगा उसके किसको, मित्र को, नातेदार को कि उसको गिरफ्तार किया गया है। ये 36 जो है वो सेक्शन 41B जो सीआरपीसी की थी ना, वही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं
डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, पदविहित पुलिस अधिकारी। देखिए, जब हम सीआरपीसी में 41B के बाद सी में आते हैं तो उसमें हमको मिला था कि पुलिस नियंत्रण कक्ष, यही था ना, पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना की बात की गई थी कि राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। लेकिन यहाँ पे जो हेडिंग होती है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, लिखा गया है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, पदविहित पुलिस अधिकारी। किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 36। लेकिन बताया वही गया है 37 में कि प्रत्येक स्टेट क्या करेगा, पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ? प्रत्येक जिले में और राज्य में, हर राज्य में और हर जिले में एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा। ठीक है, और इस पुलिस, तो क्वेश्चन ही आता है पुलिस कंट्रोल जो रूम है वो कहाँ कहाँ स्थापित होता है? जिले में होता है और राज्य में होता है, या दोनों में होता है, या कोई नहीं? तो दोनों में होता है। ठीक है, जिला स्तर पे भी होता है और राज्य स्तर पे भी पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की जाती है। इसके बाद इस जो डिस्ट्रिक्ट का है या पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है, ठीक है, वो जो है ना, इस पे लाइबल कौन होगा? इस पुलिस कंट्रोल रूम पे सूचनाओं को लाने के लिए लाइबिलिटी किस पे जारी की गई है? तो एक पद दे दिया गया, एएसआई लाइबल होगा। ये याद रखना, एएसआई। 2 क्वेश्चन याद रखना है, 3 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो हमको इस धारा में 3 क्या, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 37। पुलिस कंट्रोल रूम किस सेक्शन में दिया गया है? 37 में। पुलिस कंट्रोल रूम किन किन स्तर पे स्थापित किया जाता है? जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्थापित किया जाता है। और इन सबकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? एएसआई पर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक पुलिस उप निरीक्षक की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी यहाँ पे बनती है कि वो अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी अपराध आदि की सूचनाएं यहाँ पे दे। ठीक है, आगे बढ़े। 2 हो गया, 41B और 41C है। ये हम ये साथ में इसलिए लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 38 क्या कहता है? देखिए, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 क्या कहता है? 38 कहता है, वही कहता है जो 41D में कहा गया था सीआरपीसी में। मेरे हिसाब से यहाँ जितने बच्चे एपीओ का एग्जाम देने बैठ रहे हैं उन्होंने सीआरपीसी तो पढ़ी ही होगी, और अगर उन्होंने सीआरपीसी पढ़ी है तो इस तरीके से बताने में थोड़ा सा बीएनएसएस उनके लिए आसान हो जाएगा। बस इसीलिए मैं इस तरीके को भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो 38 कहता है, टू मीट एन एडवोकेट ऑफ इन हिज चॉइस, अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का जो अधिकार है वो किस धारा में दिया गया? किस सेक्शन में? तो सेक्शन 38 में। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। तो हम देखते हैं कि अभी तक हम क्या देखते हैं। अब हम साइड में लिखते चलेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए इसी वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा ही कर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ ऐसे एक लाइन खींचते हैं जो अपनी ट्रिक है। हम इस चैप्टर को पूरा यहाँ लिखते हैं। सेक्शन 35(1), सेक्शन 35(2), ये तो हमारा 41 और 41 है। ये सीआरपीसी है, ये बीएनएसएस है। यहाँ से करेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा 3, 4, 5, 6 किसका? 35 का 3, 35 का 4, 35 का 5, 35 का 6, ये सब मिला के हमारा 41A था सीआरपीसी में। ठीक है, इसके बाद हमारा 35 जो 7 है ना, वो न्यू है। क्या है? वो न्यू जुड़ी है। इसके बाद हम 36 की बात करेंगे तो ये 41B है। 41B में क्या दिया? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट दे रखा है। ठीक है, अरेस्ट की क्या प्रक्रिया है, पुलिस ऑफिसर के क्या कर्तव्य हैं, ये 41B में दे रखा है सीआरपीसी में। यहाँ पे 36 यहाँ पे 36 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर 37 में, पुलिस कंट्रोल रूम 37 में,
ये 41 का सी। यहाँ तक बात समझ में? इसके बाद हम आते हैं अपने मन पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार 41D। ये वाला तो आपको याद ही होगा, तो अगर ये इस तरीके से हमने किया तो ये याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने आपको तोड़ के बता दिया कि 35 में ही 41A को जोड़ दिया गया है, बाकी 41B, 41C, 41D, 36, 37, 38। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक समझ में आया तो लाइक मारो। इसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 39। किसी को याद है CRPC के 42 में क्या था? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपना नाम और पता, नेम एंड एड्रेस नहीं बताने पर पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकता था। यही चीज हमारी 39 में, अभी तक देखो लाइन से चल रहा है, जब इधर उधर होगा तो हम बता देंगे। तो 39 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव, अरेस्ट ऑन refusal to give name and address, एड्रेस कहिए या रेसिडेंस कहिए, नाम और निवास स्थान, नाम व निवास स्थान ना बताने या गलत बताने पर गिरफ्तारी। नाम और निवास स्थान अगर नहीं बताता है या गलत बताता है तो उसको पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। तो इसकी पहली शर्त ये है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में करता है, असंज्ञेय अपराध करता है और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में करता है, तो पुलिस अधिकारी इसे क्या कर लेगा? अरेस्ट कर सकता है। और अच्छा नहीं रुकिए, ना असंज्ञेय अपराध करता है, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में करता है, फिर पुलिस अधिकारी उससे उसका नाम और निवास स्थान पूछता है तो वो नहीं बताता है या गलत बताता है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। हाँ, यहाँ एक बात हमें ये भी याद रखना है कि अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है बंद पत्र पे या प्रतिभूति पर, बॉन्ड या बेल बॉन्ड के आधार पे, तो उसे बेल दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं दे पाता है बेल, असफल रहता है बेल बॉन्ड या बॉन्ड देने में, तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा। यही 39 बताता है, इससे ज़्यादा 39 कुछ भी नहीं बताता है। तो हम 39 यहाँ ख़त्म करते हैं कि नाम और निवास स्थान, नेम एंड रेसिडेंस अगर वो नहीं बताता, रिफ्यूज कर देता है, तो उसको अरेस्ट पुलिस ऑफिसर कर सकता है। अब आते हैं अगली धारा है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। ये धारा बताती है कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही नहीं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बल्कि एक प्राइवेट व्यक्ति जैसे हम हुए, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, राह चलता कोई राहगीर हुआ या कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को जो अपराध में संलग्न है उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन वो कंडीशंस क्या हैं कि कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को?
तो वो कंडीशन ये है कि अगर कभी प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में, कंडीशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में देखिए, पहले से लिखने का यही फायदा होता है, टाइम थोड़ा कम लगता है। अब मैं लिखूंगा बताऊंगा तो टाइम तो लगना ही लगना है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा उसको करिए और रिवीज मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध करता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है या अजमानती अपराध करता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, तो प्राइवेट व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो कंडीशन ध्यान रखना, प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में, पहली कंडीशन क्या है, प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या अजमानती या नॉन बेलेबल ऑफेंस को कारित करता है, तो ऐसा प्राइवेट व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर उद्घोषित अपराधी है तो उसको कर सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन कहां दी गई है बताइए, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन सेक्शन 34 के एक्सप्लेनेशन में दी गई है। वहां बताया गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब ऐसे ऑफेंडर से है जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए जो सजा है वो 10 ईयर या अबाउट 10 ईयर इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है, या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है, या डेथ पेनल्टी से पनिशेबल है। ये 34 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, प्राइवेट व्यक्ति भी, अगर उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है या नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है, या फिर उसे पता है कि कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, उसके सामने से गुजर रहा है, उसको पकड़ लिया, अरे हाँ इसको तो सरकार ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रखा है, पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ के। अब जो याद करने वाली बात है, जो प्री में आ सकता है इस बार, बहुत बार ये पूछा गया है प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किस सेक्शन में दे रखा है, किन किन दशाओं में वो अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इस बार एक नया क्वेश्चन जुड़ेगा जो इस बार नया रूप से जुड़ा है कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, जिस व्यक्ति को, उसको कितने घंटे के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर को सौंपना होगा। तो ये याद रखना, 6 घंटे के अंदर अंदर, 6 आवर, 6 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करने से, जैसे मैंने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो अभी मैंने मान लो 12 बजे गिरफ्तार किया तो मुझे 6 बजे तक उसको क्या करना होगा, पुलिस ऑफिसर को सौंपना होगा कि देखिए मैंने इस व्यक्ति को इस अपराध में गिरफ्तार किया, मुझे लगता है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेरे सामने किया है या ये उद्घोषित अपराधी, इसको पकड़ के मैं लाया हूँ। यहाँ तक बात समझ आई। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन भी हो गया। अब अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, अगली धारा कहती है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? हाँ, और अगर किया जा सकता है तो किस धारा में किया जा सकता है? सेक्शन 41 में। सेक्शन 41 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट शब्द को समझना, मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भी है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी है। जहां कहीं भी केवल मजिस्ट्रेट शब्द यूज हो वहां हमको दोनों मजिस्ट्रेट की बात समझनी है। आगे आते हैं कि किन दशाओं में एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो सबसे पहले यहां भी वही आएगा, पहला पॉइंट, कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट,
मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई क्या करता है और उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर और उसकी विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। पहला पॉइंट कहता है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, हिंदी में भी लिख दे भैया, नहीं अभी बच्चे कहेंगे कि केवल इंग्लिश में पढ़ाने लगे आप, और थोड़ा मैं इंग्लिश में प्रयास कर रहा हूँ। सब हो सकता हो कुछ लोगों को जो हिंदी की वजह से दिक्कत आ रही है वो भी दिक्कत उनकी दूर हो जाए। मुझे एक सूचना मिली थी कि थोड़ा सा इंग्लिश और प्रयोग करें, तो मैं इसलिए ज़्यादा इंग्लिश यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी वालों के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन मैं लिख भी रहा हूँ। मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, स्थानीय अधिकारिता के भीतर क्या हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे एग्जीक्यूटिव, गिरफ्तार कर सकता है। तो किसको गिरफ्तार कर सकता है? मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध हो रहा है, मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है। दूसरा पॉइंट है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी स्थानीय अधिकारिता जो भी है कोर्ट की, उसके अंतर्गत वो उसके विरुद्ध वारंट जारी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है या खुद भी कर सकता है। बस ये दो बात है। पहला कि ऐसे व्यक्ति को वो देख रहा है कि इसने वो अपराध कर रहा है, तब कर लेगा गिरफ्तार मजिस्ट्रेट, या फिर वो उस व्यक्ति को खिलाफ वो वारंट जारी कर सकता है क्योंकि वो उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है, उसके कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है, तो उसको वो गिरफ्तार कर सकता है। गला मेरा एकदम से दबा जा रहा है, बहुत पेन हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा। मैं लेकिन इसको कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो हमने 39 भी कर लिया जो कि हमारा वहाँ पे 42 में था। हमने 40 कर लिया जो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी थी, जो 43 में था। हमने मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी भी कर लिया जो वहाँ पे 44 में था। अब आते हैं संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य को गिरफ्तारी से संरक्षण। सशस्त्र बलों के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स होते हैं, इनको कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, भले ही वो सेक्शन इससे पहले वाली जो धाराओं में आता हो तब भी। उस धाराओं के होने के बाद भी, यानी कि 40 और 41 के होने के बावजूद, प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की धारा होने के बावजूद, किसी व्यक्ति को जो आर्म फोर्स का मेंबर है, जो सशस्त्र बलों का सदस्य है, उसकी गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी मिल गई हो। तो किसकी मंजूरी से कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन से ही किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। ये बात खत्म यहाँ पे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने वाला नहीं है। हमने यहाँ तक 42 तक कर लिया, 36 से हमने शुरू किया और 42 एक और धारा बची है जो मैंने बताया था, 3 भाग में पढ़ा देंगे इसको छोटा छोटा करके। आज गले में बहुत दर्द है, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, लेकिन जल्दी में ये नहीं करेंगे कोई पॉइंट छोड़ेंगे। जो आना है पेपर में वो तो लिख के देना है, वो हमें बताना है। ठीक है, मेरी शक्ल बता रही होगी कि मेरे शक्ल पे आज 12 बजा हुआ है ना? ठीक है, आप लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, तो आप लोग भी करिए ना, शेयर करिए, सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए, है ना? ठीक है, खींचो मीटर, खींच दो मीटर एकदम। चलिए, तो इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट धारा है अरेस्ट हाउ मेड, सेक्शन 43। अरेस्ट हाउ मेड, इसमें हम केवल आपको समझाएंगे और एक एक पॉइंट लिखेंगे और उस पॉइंट से आपको पूरी बात को पकड़ना है। क्या
गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? एक बात याद रखना, जो हम 36 में पढ़े थे, याद है किसी को? गिरफ्तारी की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, पढ़ा था कि नहीं हमने 36 में? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, वहां पे क्या था? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। यहाँ क्या है? अरेस्ट हाउ मेड। हिंदी वाले फंस जाते हैं, इंग्लिश वाले तो नहीं फंसते हैं। हिंदी वाले कैसे फंसते हैं? गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ पे क्या था? गिरफ्तारी की प्रक्रिया। और यहाँ क्या है? गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। ये हिंदी वालों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूं ताकि ये लोग कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर क्वेश्चन में आता है गिरफ्तारी की प्रक्रिया, तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हम ये नहीं लिख के आएंगे। गिरफ्तारी की प्रक्रिया वहां पे पुलिस ऑफिसर के संबंध में है कि पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करेगा तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाएगा। अपना नाम का सही बताएगा, गिरफ्तारी का एक मेमोरेंडम बनाएगा, है ना, नोटिस देगा। यहाँ पे कह रहा है पुलिस ऑफिसर जब गिरफ्तार करने जाएगा किसी व्यक्ति को, तो गिरफ्तार कैसे करेगा, समझो। गिरफ्तारी की प्रक्रिया अलग है और गिरफ्तार कैसे करेगा। जैसे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे किसी चोर को पकड़ना है तो मैं उसको कैसे गिरफ्तार करूंगा? हथकड़ी पहना के करूंगा कि बांध के रस्सी से करूंगा कि उसको कॉलर पकड़ के या 4-5 लोग उसको पकड़ के या जंजीर बांध के कैसे गिरफ्तार करेंगे? ये धारा बताती है 43। सबसे पहली जो इसमें उप क्लॉज है, सबसे पहला वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो वस्तुतः उसकी शरीर को छू के या परिरुद्ध करके, यानी कि अब हिंदी में बोल दिया मैंने, इंग्लिश वाले परेशान कि क्या होगा, तो एक्चुअली टच करके या फिर कन्फाइंड करके, कन्फाइंड द बॉडी। तो गिरफ्तारी कैसे होगी? सबसे पहले वस्तुतः शरीर को छूकर या परिरुद्ध कर, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात, जब तक, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो पहले, जब तक कोई व्यक्ति जो जिसको गिरफ्तार किया जाना अपने मन क्रम वचन से अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा है पुलिस ऑफिसर को, तो उसको कैसे गिरफ्तार करेंगे? उसकी शरीर को छुएंगे तभी तो गिरफ्तार होगा, या उसको परिरुद्ध करेंगे, चारों तरफ से रोकेंगे कहीं जा ना पाए, तब उसको गिरफ्तार करेंगे ना। तो सबसे पहली बात दे रखा है कि शरीर को छूकर या परिरुद्ध करके। इसी में एक परंतु है महिला के संबंध में। अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसकी लज्जा को ध्यान में रखा जाएगा और ऐसी गिरफ्तारी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा, उसको छू कर या परिरुद्ध कर। बात खत्म। दूसरा कहता है कि बलात् प्रतिरोध करता है। ये हम एक पॉइंट लिखते हैं ताकि पूरा याद हो जाए। बलात् प्रतिरोध करता है। सर जी फिर आपने इतनी कठिन हिंदी बोल दी, बलात् प्रतिरोध करता है, बता रहे। बलात् प्रतिरोध का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना फोर्सबली रेसिस्ट करता है, फोर्सली रेसिस्ट द एंडेवर। अगर कोई व्यक्ति जिसको पुलिस ऑफिसर, मैं समझा देता हूँ, सिंपल समझो, बलात् प्रतिरोध करता है या फोर्सली रेसिस्ट द एंडेवर, इसका मतलब होता है कि अगर पुलिस ऑफिसर पहले गया किसी के पास जिसको गिरफ्तार करना है, अगर वो कहता है साहब मैं चल रहा हूँ आपके साथ, एकदम जैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मजा आ रहा होगा आपको सुनने में, क्या सर जी हाथ जोड़ रहे, एकदम आपको प्रैक्टिकल करके बता दे रहा हूँ, साहब मैं चल रहा हूँ आपके साथ, तो उसको छूने की जरूरत नहीं है, जब चल ही रहा है तो चल रहा है, ठीक। लेकिन वस्तुतः जो गिरफ्तारी होगी उसको छूकर या उसको परिरुद्ध करके, उसको घेर के कि अब आप कहीं जा ना पाओ, बस लेके चल दिए,
ठीक, गाड़ी में बंद करके चल दिए, चलो गाड़ी में बैठो, चलो परिरुद्ध कर लिया ना, ठीक। वस्तुतः ये दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर वो कुछ फोर्स लगाता है ताकि गिरफ्तार न किया जा सके, भागने का प्रयास करता है, या अगर पुलिस उसका हाथ पकड़ रहा है तो उसको हाथ छुड़ाने का कोशिश कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है ना ताकि गिरफ्तारी ना किया जा सके, फोर्स लगा रहा है, तो वहां पे पुलिस अधिकारी आवश्यकता अनुसार उतने बल का प्रयोग कर सकता है जितना उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक, आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे अगर कोई भाग रहा है हाथ छुड़ा के, तो हम उसको 2 लोग 4 लोग फोर्सफुली पकड़ सकते हैं, भाग ना पाए, बांध दो इसका हाथ पैर, बांध दो ना भाग पाए, ठीक, हथकड़ी लगा दो। अभी हथकड़ी भी बात आएगी, अभी हथकड़ी भी आएगी। हथकड़ी पहले नहीं था, पहले अरेस्ट हाउस मेड में हथकड़ी के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब 3 में दे दिया है हथकड़ी के लिए प्रोविजन। हथकड़ी तीसरे जो थर्ड वाला पॉइंट है वो हथकड़ी से संबंधित है कि पुलिस ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को जो गंभीर अपराध है, उसमें कई सारे अपराध लिखे हुए हैं, पढ़ लेना बेयर एक्ट में, अगर वैसे अपराध का कोई आरोपी व्यक्ति है तो उसके हथकड़ी भी लगा। जैसे किसी ने हत्या किया है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने हत्या किया, तो हत्या के आरोपी व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकते हैं, डकैती के आरोपी व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकते हैं, रेपिस्ट को हथकड़ी लगा सकते हैं। तो ये हथकड़ी का प्रोविजन पहले नहीं था। अब आते हैं सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 में कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करते समय उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। ओके, ऊपर कर दे, यहां तक हो गया, ये हो गया ना। चलो, कह रहा है अगली जो उपधारा कह रही है, सब क्लॉज 4 कह रहा है, सब क्लॉज 443 का कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अपराधी है, आरोपी व्यक्ति है, जिसके ऊपर 2 बात याद रखना, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट का आरोप है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध का आरोप लगा है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो ऐसी दशा में उसकी गिरफ्तारी के करने के लिए वो उसको मृत्यु भी कारित कर सकता है। जैसे एनकाउंटर होता है ना, वो इसी के तहत होता है कि हम तो गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन वो इतना गंभीर अपराधी था, उधर से फायर करने लगा, हत्या का आरोप लगा था उसके ऊपर से, वो उधर से ऐसी हरकतें कर रहा था लग रहा तो हम ही को मार, तो इसलिए एनकाउंटर करना पड़ा। तो यहीं से शुरू होता है एनकाउंटर, ये उसकी जड़ है, समझ लीजिए ये वाली धारा। लेकिन इसके अलावा कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अपराध का आरोप लगा है जो इनके अलावा है, मतलब मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं, मान लो 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आरोप है, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करने गए हैं, तो किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं कर सकता है पुलिस ऑफिसर। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अपराध किया, वो 10 वर्ष से कारावास से दंडनीय है, ठीक है, 10 ईयर इम्प्रिजमेंट से वो पनिशेबल किया जा सकता है, और वो भाग रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसकी जान नहीं ले सकता, ये प्रोविजन रोकता है पुलिस ऑफिसर को, सेक्शन 4। अब आते हैं इसके बाद और लास्ट, और यहीं पे आज की क्लास को खत्म करते हैं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद, यानी कि सनराइज और सनसेट, सनराइज से पहले, बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट, किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, समझ, आफ्टर, बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट, यानी कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी भी, मतलब कुल मिला के अंधेरे में किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर गिरफ्तार करने की विषम परिस्थितियां आ गई हैं कि नहीं करना बहुत जरूरी है, तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने आज हमने देखा, हम यहाँ CRPC भी लेके चल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा
याद करने में आसानी हो। तो हमने कल बताया था आपको 35 1 41, ये छोड़ देते हैं। आ जाते हैं, इसको पहले पढ़ते, इधर वाला तो आपको पता ही है। 36 कहता है कि डेजिग्नेट, नहीं 36 कहता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, ठीक है। 37 कहता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, यानी कि इसी में हमको पुलिस कंट्रोल ऑफिसर्स के बारे में पढ़ना है, रूम के बारे में पढ़ना है। और फिर 38 मनपसंद के अधिवक्ता की बात करता है। और 39 अपना नेम और रेसिडेंस रिफ्यूजल कर देता है बताने में। और 40 कहता है प्राइवेट पर्सन द्वारा अरेस्ट, और अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट 42। और संघ के सशस्त्र बल जो हैं, आर्म फोर्सेस के जो मेंबर हैं, उनकी प्रिविलेजेस की बात करता है। और 43 कहता है अरेस्ट हाउ मेड। यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट हुई, बहुत ही दर्द के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो शेयर करो भाई, ठीक है, हाँ।